हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं एजिंग के बारे में। एजिंग, जिसको जीर्णता या जरा के नाम से जाना जाता है। ऐसे लक्षण जिनको हम ये कहें कि अपने को बुढ़ापे की तरफ ले जाते हों। हम देखते हैं एक छोटा बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में उसकी अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को वो पार करते हुए एक बुजुर्ग अवस्था तक को वो प्राप्त करता है। तो उसको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस उसके शरीर से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर। जैसा आप सुनते हैं कि हर एक कोशिका का लाइफ स्पान होता है। हर कोशिका के लाइफ स्पान पर निर्भर करती है उस जंतु का जीवन काल, कि वो जंतु कितने वर्ष तक जिएगा। जैसे हम कॉमन लाइफ स्पान की बात करें तो कॉमन लाइफ स्पान जो होता है हर एक एनिमल का, हर एक स्पीसीज का वैरायटी लिए हुए होता है। हर जंतु का जीवन काल अलग अलग प्रकृतियों पर निर्भर करता है, अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं उन पर निर्भर करता है। तो एजिंग की जो प्रक्रिया है उसको सेंसेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेंसेंस की एक इस प्रकार की अवस्था जो कि एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। ये ठीक वैसी घटना है जैसे आप एक जंगल में दौड़ रहे हैं आप, और दौड़ते दौड़ते आप एक पुल को पार कर रहे हैं। उस पुल को पार करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपका समय आता है तो उस वक्त वो पुल भी टूट जाता है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जैसे अपना वक्त आता है, अपन कहते हैं कि भाई इस इंसान ने क्या देखा, लेकिन इसकी जो मौत थी, इसकी जो डेथ थी, वो एक सडन डेथ के रूप में उभर करके सामने आई। हम देखते हैं, आप अपने आसपास के लोगों में देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ के कारण मरते हैं। कुछ में हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ में स्किन का कैंसर हो जाता है, कुछ के गुर्दे फेल हो जाते हैं, कुछ के फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आपने कोरोना वायरस के अंदर सुना था, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के लक्षण देखने को मिलते थे, जहाँ किसी न किसी पैथोजन के आक्रमण से, किसी भी पैथोजन के संक्रमण से हमारी डेथ हो जाती है। हम जो लंबा जीवन नहीं देख पाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब बचपन अपना होता है उस वक्त हर एक चीज़ अच्छी लगती है और हर एक चीज़ में नयापन होता है, क्योंकि उस वक्त वृद्धि काल होता है, अपना ग्रोथ पीरियड होता है। और ये जो ग्रोथ पीरियड है ये एक लंबे समय को पूरा करते हुए, जो कि अपना एक निश्चित या टेंटेटिव जो लाइफ स्पान होता है, उस लाइफ स्पान को पूरा करते हैं अपन। हालांकि सडन डेथ जो होती है वो एक अलग फैक्टर है। जैसे जो हम कहते हैं एक्सीडेंटल जितनी डेथ होती है वो एक अलग फैक्टर है, वो अलग इन्वायरमेंटल या फिर जो एक्सटर्नल जो कारकों में आती है वो सारी चीज़ें शामिल हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक नेचुरल रूप में आप अपने गांव में, कस्बे में आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त करते हैं, और जब वो उस बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनमें कुछ ऐसे लक्षण भी देखने को आपको मिले होंगे जो कि एक एडल्ट से डिफरेंट होते हैं, बुजुर्ग अवस्था के जो लक्षण जिनको हम कहेंगे। लेकिन आप ये भी देखते हैं साथ में कि कुछ ऐसे लक्षण भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो उस बच्चे की ग्रोथ के साथ, जैसे उसके 10 या 11 साल का जो पीरियड होता है, 10-12 साल का पीरियड होता है, उसमें भी आपको उसमें बुजुर्गों के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा था एक पिछले दिनों एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की पा। उस पा पिक्चर में वही चीज़ दिखाने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे करैक्टर जो कि कम उम्र में बुढ़ापे के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। बिहार में ऐसे ज़्यादातर केस देखने को मिले हैं, पूरे विश्व में हैं हालांकि, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिहार में एक ही परिवार के 6 सदस्यों में इस तरीके के केस देखने को मिले, जिनमें कि वो बचपन की अवस्था जो जैसे ही पार करते हैं उसके बाद में उनमें बुजुर्गावस्था के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। ऐसे बच्चे का लाइफ स्पान बहुत कम होता है। और अगर लाइफ स्पान की बात करें तो एक तो होता है बंदी जीवन और एक होता है खुला जीवन, वाइल्ड, जिसको लाइफ स्पान अपन कहते हैं। आप एक चीते को बांध करके रखिए, उसका जीवन काल में अंतर आ जाएगा। और अगर यही अंतर हम अपने ऊपर भी लागू करें
तो आप देखते हैं जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जिन पर ज़्यादा दबाव होता है, उनके लाइफ स्पान पर भी असर पड़ता है। और बहुत सी चीज़ें जो कि उम्र के बढ़ने के साथ आती है, चाहे वो बुद्धिमानी हो, तजुर्बा हो, हर एक चीज़ को जीने का तरीका हो, ये सारी चीज़ें आपको एक उम्र के साथ ही सीखने को मिलती है। छोटे बच्चे को अगर आप कोई चीज़ सिखाना चाहेंगे, वो उस चीज़ को समझने में काफ़ी टाइम लगाएगा, वक्त लगाएगा। लेकिन एजिंग के फैक्टर्स जैसे जैसे उस पर प्रभावी होंगे, उनमें हर एक लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। जैसे हम देखते हैं कि ये जैसे वाइन बनाई जाती है यूरोप में, जैसे जितनी पुरानी वाइन होगी उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ आपने देखेंगे इंडिया के अंदर कि जो चावल को हम देखते हैं उसकी उम्र के हिसाब से पहचानते हैं हम, कि चावल जितना पुराना होगा उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये कुछ चेंजेस जो आते हैं, जो कि एक टाइम स्पान या लाइफ स्पान के रूप में आए या एक टाइम पीरियड के दौरान आए, तो टाइम पीरियड के दौरान जो अपनी अवस्थाएं अलग अलग रूपों में क्लासिफाई की हुई हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये जो जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में न केवल हमारे शरीर के अंदर सेलुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, बल्कि आप मॉलिक्यूलर चेंजेस भी देख सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस के रूप में भी आपको यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो सेल्स अपना काम कर रही हैं, उसके काम करने के तरीके में भी अंतर देख सकते हैं आप। एक टाइम के बाद उसके काम करने का अंतर जो है, वो काम करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं लगातार अपने घर के अंदर जो कोई पुराने टाइम से एक कर्मचारी काम कर रहा है, एक नौकर काम कर रहा है, वो अगर लंबे समय तक वहाँ पर रुकता है तो उसके वर्किंग एफिशिएंसी में अंतर आपको नज़र आएगा। हम खुद कहने लग जाएंगे कि भाई 10 साल पहले कि इतना ज़्यादा काम कर लेता था, लेकिन आज इससे एक काम भी नहीं हो रहा। तो उसका कारण एक ही समय में और लंबे समय तक एक ही जगह पर वो इस तरीके से एक ही काम को कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर एफिशिएंसी भी डेवलप होती है। जैसे हम कहते हैं कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से ड्राइव करते हैं, तो उनके अंदर उस ड्राइव करने का एक्सपीरियंस आ जाता है, टीचिंग का एक्सपीरियंस आ जाता है। जो लंबे समय से जैसे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक टीचिंग एक्सपीरियंस उनका काउंट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एजिंग या सेंसेशन के रूप में जो स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं इसमें यहाँ पर ये लागू होता है ये फैक्टर कि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, अपनी उम्र घटती चली जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। और वो जो अधिकतर फैक्टर्स हैं वो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्मल चेंजेस जो हैं उसके रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे? जैसे हम बात करें कि एक कोशिका जो होती है, उस कोशिका का लाइफ स्पान इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर कंटेंट क्या क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, और उन सेल ऑर्गेनेल्स की वर्किंग एफिशिएंसी पर ही इस कोशिका का जीवन काल निर्भर कर रही है। और इसी की वर्किंग एफिशिएंसी पर यह डिपेंड कर रहा है कि ये किस तरीके से टिश्यू के रूप में अपने आप को रूपांतरित कर पा रही है। क्योंकि हम देखते हैं लगातार हमारे शरीर की जो इकाइयाँ हैं, इकाई के रूप में जो कोशिका है, ये लगातार अपना कार्य करती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपकी किडनी जो है वो सही रूप में काम नहीं कर रही है, लीवर जो है सही रूप में सिक्रेशन नहीं कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल सही रूप में काम नहीं कर रही है, आपके खाने में जो बदहजमी की जो केसेज हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, खाना नहीं पचता है, टेस्ट में स्वाद आने लग जाता है, जीभ की जो टेस्ट बड्स होती हैं अपनी, उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो परिवर्तन है जो कि एक एज के साथ काउंट हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को हम इस रूप में जानेंगे कि ये जेरेंटोलॉजी के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, ये जेरेंटो से बना है जिसका मतलब होता है ओल्ड एज, लॉजी का मतलब स्टडी, कि ओल्ड एज की जो स्टडी करने का जो प्रक्रम है उसके बारे में हम जान रहे हैं। और इसका श्रेय जो है वो वी केरेनोवस्की नाम के एक साइंटिस्ट हैं उनको जाता है, वी केरेनोवस्की नाम के साइंटिस्ट। इनको जाता है। और इसके अलावा एक एलेक्स कन्फर्ट नाम के साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एलेक्स कन्फर्ट।
इन दोनों साइंटिस्ट ने ये चीज़ बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं हमारे शरीर के अंदर। हम कहते हैं, आपने सुना होगा बूढ़े बुजुर्गों को, कि उम्र के साथ हर लक्षण दिखाई देता है। और हम कहते हैं कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आंखों में देखना कमज़ोर हो गया, आपके दांत झड़ना शुरू हो गए, इसका मतलब ये लक्षण आपके बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। आपके अंदर जल्दी वो करेक्टर डेवलप होने वाले हैं जो कि ओल्ड एज करेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि समय के साथ वाइन्स के अंदर या फिर चावल के अंदर जो परिवर्तन हम देखते हैं, वो परिवर्तन भी क्या है, एक टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है और टाइम के अकॉर्डिंग ही वो परिवर्तित होता है, प्रदर्शित होता है। कि जैसे आयु के साथ बुद्धिमानी बढ़ रही है, हम छोटे बच्चे को हम देखते हैं, उनको आप कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, वो उनके समझ से बाहर होती है। लेकिन आपको एक बड़े को, जिसकी टीनेज होती है, उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे, वो थोड़ा समझ लेगा। लेकिन आपको एक 30 साल के उम्र के एक व्यक्ति को आप समझाने की कोशिश करेंगे, वो ईजी वे में आपकी बात को समझ लेता है। इसका मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आपका जो IQ लेवल है या ब्रेन का जो आपका वर्किंग कैपेसिटी है, वो भी कुछ इस तरीके की बुद्धिमानी की जो क्षमता है वो आपके अंदर बढ़ रही है। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि एजिंग का जो इफेक्ट है वो केवल एक ही इंडिविजुअल पर प्रदर्शित नहीं होता, वो इंडिविजुअल और स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। कैसे? जैसे आप देखेंगे, एक परिवार है पूरा या एक वंश है, उस परिवार के हर एक सदस्य में, जैसे यहां पर इस परिवार के अंदर कुल 3 सदस्य हैं, मान लीजिए ABC, तो तीनों का लाइफ स्पान, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही वंश के सदस्य हैं ये, लेकिन इन तीनों का लाइफ स्पान और इनका जो एजिंग इफेक्ट है, ये तीनों का आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। हालांकि साइंटिस्ट इस चीज़ पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं और लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि भी ऐसा कैसे हो सकता है ये चीज़, क्योंकि डिपेंड करती है भाई, तीनों एक ही वंश से हैं, लेकिन सारी चीज़ें इनकी सेम हो सकती हैं, लेकिन इनके अंदर जो एजिंग इफेक्ट है वो आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। एक ही परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि 120 साल तक जी जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि 85 वर्ष जी लेते हैं, कुछ की डेथ जो है वो 55 साल में हो जाती है, कुछ जो है मान लीजिए 12 साल की एज में उनकी सडन डेथ हो जाती है। भाई डेथ का रीज़न तो हम जानते हैं कि डेथ का रीज़न ज़्यादातर, बुढ़ापे का रीज़न जो हम उसमें ज़्यादातर लेते हैं, वो ऑर्गन्स की वर्किंग एफिशिएंसी का कम होना ही माना जाता है। भाई हम कहते हैं कि जो सडन डेथ हुई उसमें इसकी जो डेथ हुई थी वो ब्रेन हेमरेज के कारण हुई, इसके गुर्दे फेल हो गए थे, ठीक है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, डेथ का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन लाइफ स्पान सबका अलग अलग है, डिफरेंट है। तो एक ही परिवार में या एक ही वंश में हम देखते हैं कि अलग अलग रूपों में जो जीवन काल है वो इनका भिन्न भिन्न हो सकता है, और इसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल एज कहेंगे। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल एज के रूप में डिफ्रेंशिएट होगा, एज के रूप में डिटेक्ट किया जाएगा। अगर हम देखें बायोलॉजिकल एज की बात करें, तो आप जितनी भी स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, सबका जो जीवन काल है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे अगर आप मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य का जो जीवन काल है वो लगभग 120 साल तक का माना जाता है। एवरेज जो इसकी मानी जाती है वो 85 साल है, कि एक मनुष्य जो है वो 85 साल तक जीता है। लेकिन यही अगर डिफरेंस आप देखेंगे मेल और फीमेल का, तो मेल के अंदर आपको ये कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, लेकिन फीमेल के अंदर आप देखेंगे कि ये जो 120 है ये आपको प्लस माइनस में ही देखने को मिल सकती है, उसमें प्लस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 5 से 7 साल का ज़्यादा का अंतर रहता है। आप गाँव में देखते हैं, कस्बे में देखते हैं, बूढ़ी महिलाओं की तादाद आपको ज़्यादा मिलेगी, बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी तादाद आपको कम मिलेगी, थोड़ा सा अंतर मिलेगा उनमें 5 से 7 साल का। और ऐसा भी देखा गया है कि ये जो लाइफ स्पान है अपना 80-85 साल तक का रहता है, इसमें 125 साल तक का रहता है। तो कुछ ऐसे सदस्य भी आप आसपास में देखने को मिल सकते हैं आपके, जो कि 120 से ज़्यादा जी सकते हैं, उनके अंदर ज़्यादा उनका जीवन काल आपको देखने को मिल सकता है, वो लंबे समय तक जीते हैं और एकदम तंदुरुस्त रहते हैं वो। और तंदुरुस्त रहने का रीज़न यही है कि उनके शरीर के अंदर जो एजिंग के जो इफ़ेक्ट हैं वो लंबे टाइम के बाद प्रदर्शित हुए हैं।
उनके अंदर ये जो एजिंग के लक्षण अगर शुरुआत में, अगर 30 साल की उम्र में अगर इस तरीके के लक्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाएं, जैसे बालों का रंग, अच्छा बालों के रंग को केवल आप इस बुढ़ापे से ही नहीं जोड़ें। आजकल आप देखते हैं छोटे बच्चों में भी जो 10-12 साल के हैं, उनके अंदर भी जो हैं बालों का रंग उनका सफ़ेद हो जाता है। जो 22 साल के जो हैं प्रौढ़ावस्था में इस तरीके के हैं, मान लीजिए उनके अंदर दाढ़ी जो आ रही है वो भी सफ़ेद आ रहे हैं बाल उनके अंदर। तो केवल आप उस कैरेक्टर को ऐसे नहीं लें, हो सकता है उसके अंदर कोई जेनेटिक इस तरीके का वेरिएशन हो, या ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन के कारण या दूसरे किसी फैक्टर के कारण प्रोटीन जो है वो अपना सही रूप प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, प्रोटीन की कहीं ना कहीं कमी है। जो प्रोटीन यहाँ इस पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है किसी रीज़न से। वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, मल न्यूट्रिशन हो सकता है, आप जो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उनकी मात्रा हो सकती है। हम देखते हैं बहुत से एक्टर जो हैं वो काफ़ी टाइम तक अपने आप को बलिष्ठ बनाए रखते हैं, तंदुरुस्त बनाए रखते हैं, उनका खान पान भी उन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन साथ में हम ये देखते हैं कुछ स्ट्रेस में आकर के अपना जीवन काल वैसे ख़त्म कर लेते हैं, और कुछ जो हैं वो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को सहन करने के बाद भी एक लंबे समय तक अपना जीवन यापन करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग हर तरीके को खुशनुमा अंदाज में जीते हैं उनके अंदर आपको एजिंग के इफेक्ट नहीं नज़र आएंगे। जैसे उनके गालों में गड्ढे पड़ना, झुर्रियाँ पड़ना, बालों का सफ़ेद हो जाना, चेहरे की रौनक खत्म हो जाना, त्वचा का जो एडिपोज है उसका खत्म हो जाना, कोलेजन का खत्म हो जाना, त्वचा पतली पड़ जाती है उन लोगों के अंदर। तो ये इफेक्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के रासायन जो कि हमें आवश्यक होते हैं, जो इसेंशियल जो पदार्थ हैं, जो कि सब्सटेंसेज हैं, जो कि अपने भोज्य पदार्थों के रूप में अपने को लेने चाहिए, चाहे उसमें रिच अमाउंट में प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, आपके जो भी मिनरल्स हैं इसेंशियल जो भी हैं, जल की पूर्ति करें हम। तो ऐसी चीज़ों में आपको जो लक्षण हैं एजिंग के इफ़ेक्ट, जो कि सेंसेशन के या जरा के या बुढ़ापे के, ये आपको कम नज़र आएंगे। लंबे समय तक आपके अंदर वो चीज़ मौजूद रहेगी। जैसे एक समय के बाद हम देखते हैं बूढ़े लोग जो होते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या हो गया इसको, कल परसों दवाई दिलवाई थी ठीक हो गए थे लेकिन वापस आज बीमार हो गए, हम देखो कितने तंदुरुस्त हैं। तो डिपेंड उन पर नहीं कर रही है कि वो किसी रूप में केयरफुल नहीं है या अपने स्वास्थ्य के लेकर वो चिंतित नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो बीमार पड़ जाते हैं। रीज़न उनके अंदर टी सेल्स की जो हैं उनकी कमी हो गई है, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कमज़ोर हो गई है, उत्तकों का जो काम करने की क्षमता थी वो धीरे धीरे घट रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है उसके अंदर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं कि वो छोटा सा भी अगर पैथोजन उस पर संक्रमण कर देगा तो उस संक्रमण से पीड़ित होकर के उनके अंदर WBC काउंट बढ़ जाएगा। उनके अंदर कोई भी वायरल है या किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उनके अंदर, लेकिन हम जो है वो फंगल इन्फेक्शन बहुत कम हो पाता है अपने को। रीज़न कि हमारा शरीर जो है वो प्रोटेक्शन करने के लिए अभी पूर्ण रूप से तैयार है। तो मैं बता रहा था आपको कि जो बायोलॉजिकल एज है उसमें आप मनुष्य की एज देखेंगे तो वहाँ आपको एक मनुष्य जो है वो लगभग 90 से 100 साल, 85 से 100 साल या 120 साल तक का लाइफ पीरियड जो है वो अपना सहन जी लेता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर लागू होती है कि इसके जैसे कैरेक्टर हम जहाँ मैच करते हैं, आप अगर गोरिल्ला, चिंपांजी और ये मनुष्य की आप बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि भी ये इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इनके अगर जो हायरार्किकल सिस्टम देखेंगे तो उसमें गोरिल्ला का और इनका चिंपांजी वगैरह का आपको जो देखने को मिलेगा, जैसे आप ब्लड सैंपल भी इनके चेक करते हैं, RH फैक्टर की बात करते हैं, आप इनके जो जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन एक गोरिल्ला का जो जीवन काल है वो लगभग 47 साल का होता है, जबकि एक मनुष्य 120 साल तक जी लेता है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो एजिंग का स्पीसीज के अकॉर्डिंग ही निर्भर कर रहा है, स्पीसीज पर ही निर्भर कर रहा है कि किस प्रकार की जाति जो है वो कैसे प्रभावित होती है, उनके अंदर प्रभाविता के लक्षण क्या हैं। ऐसे अगर बात करें हाथी की, आप बात करें तो हाथी का जीवन काल जो वो लगभग 60 से 70 साल का होता है। हाथी को आप देखेंगे कि वो 60 से 70 साल तक अपना जीवन यापन कर लेता है। ठीक है, कछुए के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो लगभग 120 साल तक जीता है, 150 वर्ष तक जीता है, काफ़ी लंबा टाइम होता है उसका। और यही बात हम लागू करें हाइड्रा के ऊपर तो हाइड्रा अमर रहता है, अमीबा अमर रहता है। ठीक है, ये क्यों रह जाते हैं अमर? क्योंकि इनके अंदर इस तरीके के गुण हैं, इनके अंदर जो रिजनरेशन कैपेसिटी है, इनके जो
वापस से रीजनरेट करने की जो कैपेसिटी है, नए सिरे से बनने की जो कैपेसिटी है, वो ज़्यादा विकसित है। ऐसी एक बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि मनुष्य के अंदर हम देखते हैं कि कई बार कोई शरीर के अंदर ट्यूमर हो जाता है और उस ट्यूमर के कारण उसको कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। ये खासकर कब दी जाती है? कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कीमोथेरेपी का उपचार किया जाता है, रसोपचार जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, कोशिकाओं को नए सिरे से तैयार करना है। वो नए सिरे से अपने आप को तैयार करके अपनी ग्रोथ को दोबारा से शुरू करती है। नई ग्रोथ जो होती है उनके अंदर शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कीमोथेरेपी जिनके अंदर होती है उनके बाल उड़ जाते हैं, त्वचा का रंग चेंज हो जाता है, दांत झड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे मनुष्य की बात करें या डिफरेंट स्पीसीज की बात करें, यहाँ आपको एज में अंतर जरूर देखने को मिलेगा। ऊँट के बारे में बात करें तो वो लगभग 25 से 30 साल तक जीता है, एक घोड़ा 50 साल तक जी लेता है, जबकि एक लोमड़ी जो है वो 15 साल भी पूरे नहीं कर पाती। गाय जो है वो भी 15 साल पूरे नहीं कर पाती। तो ये जो अंतर है देखने को मिल रहा है आपको जिन भी स्पीसीज के अंदर, तो हर स्पीसीज के अंदर एक निश्चित समय तक एक पोटेंसी रहती है। जैसे हमने पढ़ा था कोशिकाओं की जो क्षमता होती है, वो क्षमता के आधार पर उनके अंदर, जैसे हमने स्टेम सेल जब पढ़े थे, क्षमताएं होती है हर एक कोशिका की, जिसके आधार पर वो टोटीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है। तो ये क्षमताएं जो हैं वो एक समय के बाद घटती चली जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्षमताओं के घटने का प्रकार निर्भर कर रहा है आपका शरीर किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप किस तरीके से हर एक चीज को नॉर्मल वे में लेके चल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो थोड़ा हल्का सा भी स्ट्रेस सहन नहीं कर पाते। उनको अगर आप कोई इस तरीके को दुखी समाचार देंगे तो वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब उनके अंदर वो एफिशिएंसी डेवलप नहीं हो रखी है, उनके अंदर कुछ इस तरीके के हार्मोनल चेंजेज जो कि एक लंबे समय तक जीने के लिए अपने को आवश्यक होते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े से बड़े स्ट्रेस को भी सहन कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो इफेक्ट्स है एजिंग के, प्रभाव जो हैं, जो कि जीर्णता के प्रभाव हैं, वो अलग अलग चरणों में विभक्त किए हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे जैसे ऑर्गेनिज्मल चेंजेज हैं, अंगों के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेज, सब सेलुलर चेंजेज और मॉलिक्यूलर चेंजेज। इन अलग अलग रूपों में 4 अलग अलग वेराइटी में इनको विभक्त किया गया है। इन सब के बारे में अपन जो कि कैरेक्टर्स कौन से हैं एजिंग के या इफेक्ट्स कौन से हैं, उनकी हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में माध्यम से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।